गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एग्जाम देना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 5 सितंबर 2023 है। अगर 5 सितंबर की बात की जाए तो ये एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि यह दिवस जो है आदरणीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है और उनके विषय में अगर बात की जाए तो वह स्वतंत्र भारत के द्वितीय राष्ट्रपति एवं प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं। चलिए आज हम आपके साथ टॉप 10 MCQ डिस्कस करने वाले हैं जो करंट अफेयर्स पर है और हम ऑन द बोर्ड आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किसी रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए यानी कि जया वर्मा सिन्हा। अगर बात की जाए जया वर्मा सिन्हा के संबंध में तो जया वर्मा सिन्हा के संबंध में अगर बात की जाए तो ये चर्चा में इसलिए रही क्योंकि इन्हें हाल ही में रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये चर्चा में रही है। इन्हें रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगर इनकी नियुक्ति क्रम की बात की है, जैसा कि आप सभी जानते हैं जब किसी व्यक्ति विशेष की अपॉइंटमेंट होती है तो उसका एक सीक्वेंस होता है, या तो वो 0 से स्टार्ट करता है अपनी जॉब या फिर उससे पहले किसी व्यक्ति विशेष तक की होती है। तो अगर इनकी अपॉइंटमेंट सीक्वेंस की अगर बात की जाए तो ये पहली महिला अध्यक्ष है। पहली महिला अध्यक्ष है। यदि इसी क्रम में देखा जाए अगर सदस्य की बात की जाए तो सदस्य हैं विजय लक्ष्मी विश्वनाथन। कौन है सदस्य? विजय लक्ष्मी विश्वनाथन। तो मेंबर हैं आपकी विजय लक्ष्मी विश्वनाथन। अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इसमें पद भाग ग्रहण करेंगी 1 सितंबर 2023 से और इन्होंने स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? यानी कि रिप्लेस किया है। किसको रिप्लेस किया है? अनिल कुमार लोहाटी को। तो इस टॉपिक से आपको 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ये पूछा जाएगा रेलवे बोर्ड की जो अध्यक्ष है रिसेंटली कौन है, तो आपको जवाब देना नहीं। रेलवे बोर्ड की जो अध्यक्ष है वो है जया वर्मा सिन्हा। कौन है? जया वर्मा सिन्हा। अगर दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो रेलवे बोर्ड की जो महिला अध्यक्ष जो बनी है वो किस क्रम की रही है? पहले स्थान पर है, दूसरे पर, तीसरे पर या चौथे पर? तो आपको बताना है कि रेलवे बोर्ड की वो पहली महिला अध्यक्ष है। नेक्स्ट पॉइंट जिसमें पूछ सकता है कि रेलवे बोर्ड की पहली जो मेंबर है यानी कि जो पहली सदस्य है वो कौन है? तो वो पहली सदस्य है विश्व लक्ष्मी विश्वनाथन। अगर पदभार ग्रहण की अगर बात की जाए तो इन्होंने अपना जो पदभार ग्रहण करेंगे ये 1 सितंबर 2023 से इन्होंने स्थान लिया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रेलवे बोर्ड की जो चेयरमैन है उन्होंने किसका स्थान लिया? तो आपको बताना है उन्होंने स्थान लिया अनिल कुमार लोहाटी जी। यदि इसी प्रश्न के अन्य विकल्पों की अगर बात की जाए तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है जया वर्मा सिन्हा, यानी कि जो जया वर्मा सिन्हा है उन्हें तो रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट जो ऑप्शन की अगर बात की जाए रेखा शर्मा जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। और ऑप्शन सी इसमें है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल की अगर बात किया है तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। और चौथा जो ऑप्शन है वो है माधवी पुरी बूच का जो सेबी की अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसी इन्फोसिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है या फिर बनाया है? Recently, who has been appointed as the brand ambassador by Infosys? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी यानी कि ईगा स्वेटेक को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर होते क्या है, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर जो वो शब्द है यानी कि जो पद है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर वह व्यक्ति विशेष होते हैं जो किसी कंपनी के प्रोडक्ट को जनता के सामने सही ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं या इसके बारे में जनता को जागरूक करते हैं।
हालांकि इसके बदले में वो अपनी कुछ फीस चार्ज कर रहे हैं और उनका जो पद होता है उसको हम ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं। रिसेंटली जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका जो ऑप्शन रहता है ऑप्शन बी यानी कि ईगा स्विटेक। अगर ईगा स्विटेक की अगर बात की जाए, ये है आपकी ईगा स्विटेक। ईगा स्विटेक कौन है? विश्व की नंबर 1 विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी, इसकी नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी है। ये चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि हाल ही में क्या है, इन्फोसिस ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो रिसेंटली ये चर्चा में रही। अपॉइंटेड एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इन्फोसिस यानी कि इन्हें हाल ही में इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इन्फोसिस, अगर इन्फोसिस की बात की जाए तो ये भारत की बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है, यानी कि ये भारत की बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी। ये भारत की बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2 जुलाई 1981 को। कब एस्टैब्लिश किया गया था? 2 जुलाई 1981 को। अगर इसके हेड ऑफिस की बात की जाए तो इसका हेड ऑफिस है कहां पर? बेंगलुरु में इसका हेड ऑफिस है। अगर इसकी सीईओ की बात की जाए, यानी कि इसकी रिसेंटली यानी कि कौन सीईओ है, तो सलील पारेख। कौन है? सलील पारेख। इसकी जो सीईओ है वो है सलील पारेख। सीईओ की अगर बात की जाए तो और सलील पारेख। तो ये जो क्वेश्चन था काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है तो इसमें ये पूछा जाएगा कि रिसेंटली जो इन्फोसिस जो कंपनी है उसने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे नियुक्त किया है? तो आप बताएंगे ईगा स्विटेक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ईगा स्विटेक की अगर बात की जाए तो वो विश्व की नंबर 1 टेनिस महिला खिलाड़ी है। उस चर्चा में इसलिए रही क्योंकि उन्हें हाल ही में क्या है इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगर इन्फोसिस की अगर बात की जाए, इन्फोसिस भारत की बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है और इस कंपनी को स्टैब्लिश किया गया था 2 जुलाई 1981 को। अगर हेड ऑफिस की बात की जाए तो इसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भूटान और किस देश के मध्य सीमा के परिसीमन पर पहली बैठक आयोजित की गई? रिसेंटली द फर्स्ट मीटिंग ऑन डिलिमिटेशन ऑफ बॉर्डर वाज हेल्ड बिटवीन भूटान एंड विच कंट्री? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी। रिसेंटली क्या हुआ, भूटान और चीन के संबंध में अगर देखा जाए तो इन दोनों देशों ने अपनी जो सीमाएं हैं उनके परिसीमन पर एक बैठक आयोजित की गई, यानी कि एक मीटिंग आयोजित की गई। अगर इस मीटिंग की अगर बात की जाए तो ये मीटिंग हुई है आपकी, अगर प्लेस आपसे पूछ ले कि कहाँ पे हुई है तो ये हुई है आपके बीजिंग चीन में। वहां पर हुई है मीटिंग बीजिंग चीन में। अगर इसकी पृष्ठभूमि की अगर बात की जाए तो इसके बैकग्राउंड को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो सीमा वार्ता हुई थी वो 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में, यानी कि फर्स्ट मीटिंग की अगर बात की जाए इस टॉपिक पर हुई थी तो 1984 में आई थी। और 2016 में 24वें दौर की हुई थी। 24वें दौर की अगर बैठक को देखा जाए, ये तो फर्स्ट मीटिंग होगी। और नेक्स्ट अगर 24वें दौर की मीटिंग की अगर बात की जाए तो ये हुई थी 2016 में। रिसेंटली जो मीटिंग हुई है वो 25वें दौर की हुई है 2023 की अगर बात की जाए। अगर इस मीटिंग का जो आधार देखा जाए तो ये भूटान के उत्तर एवं पश्चिमी क्षेत्र पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? यानी कि ये बेस्ड है भूटान के उत्तर एवं पश्चिमी क्षेत्र पर आधारित।
अगर इस सीमा के परिसीमन की बात की जाए तो इससे हमारे जो इंडिया है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि चिंता का विषय क्यों है और किस लिए है, इसमें अगर चर्चा की जाए तो उत्तर की क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो जम्फरलोंग और पासमलोंग जो घाटियों के साथ साथ पश्चिम के जो डोकलाम के क्षेत्र इससे प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि जो भारत का जो सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है, यानी कि जो संकीर्ण रास्ता है जो पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है, से चीन की निकटता बढ़ सकती है। यानी कि जो चीन है उसकी जो निकटता है, वो कनेक्टिविटी है, वो वहाँ से बढ़ सकती है। तो ये एक खतरे की बात हम जान सकते हैं कि इससे थोड़ा बहुत खतरा बन सकता है। लेकिन इंडिया भी इस तरह में काफ़ी प्रयास कर रहा है और अपनी वो रेलवे ट्रैक को भी इंडिया वहाँ तक बिछाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है। रिसेंटली वर्ल्ड संस्कृत डे वॉज सेलिब्रेटेड। इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, यानी कि 31 अगस्त। अगर संस्कृत शब्द की अगर बात की जाए तो संस्कृत अपने आप में एक विराट शब्द है। अगर इसकी विशेषताओं की अगर बात की जाए तो इसकी अधिकांश विशेषताएं, जिनमें से हम कुछ के बारे में चर्चा करेंगे। संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है। पहला क्या है, ये भारत की प्राचीन भाषाओं में से एक। दूसरा, यह संबंधित है इंडो यूरोपियन फैमिलीज। जिस तरह से जीव जंतुओं का क्लासिफिकेशन होता है, उनका परिवार होता है, उनकी फैमिली होती है, ठीक उसी प्रकार से जो लैंग्वेज होती है उनको भी एक परिवार के अकॉर्डिंग उनको सीक्वेंस में उनको डिवाइड किया गया है, उनका विभाजन किया गया है। अगर संस्कृत के संबंध में देखा जाए तो ये इंडो यूरोपियन फैमिली की एक भाषा है और ये भारत की प्राचीन भाषाओं में से एक है। और इसकी विशेषता की अगर बात की जाए तो पहला पार्ट, इसे देवों की वाणी भी कहा जाता है, यानी कि देव भाषा भी कहा जाता है, यानी कि गॉड लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्योंकि जितने भी भारत में अधिकांश जितने भी धार्मिक ग्रंथ मिलेंगे आपको, जो उनका मूल सार है वो आपको संस्कृत में ही मिलेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय भाषाओं की जननी। अगर संस्कृत की बात की जाए तो ये भारतीय भाषाओं की जननी, यानी कि मदर ऑफ इंडियन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। और थर्ड पॉइंट, भारत में बोली जाने वाली पहली भाषाओं में से, यानी कि भारत में बोली जाने वाली पहली भाषाओं में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ये उत्तराखंड की द्वितीय आधिकारिक भाषा है। अगर उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा की अगर बात की जाए, उत्तराखंड की द्वितीय आधिकारिक भाषा है। अगर संस्कृत के विभाजन की अगर बात की जाए तो इसको दो भागों में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें पहला आता है आपका वैदिक, दूसरा आता है शास्त्रीय। पहला है आपका वैदिक, दूसरा है आपका शास्त्रीय। तो संस्कृत में आपको इतना ही जानना काफी है और ये काफी अच्छे पॉइंट है। अगर एक पॉइंट को इसमें भी ऐड कर लीजिए, जो सुधर्म जो है, सुधर्म विश्व का एकमात्र संस्कृत का न्यूज़पेपर है, संस्कृत का समाचार पत्र है, जो उसका नाम है सुधर्म। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन था ऑप्शन डी ठीक था, यानी कि 31 अगस्त विश्व संस्कृत दिवस। यानी कि वर्ल्ड संस्कृत डे, ये सेलिब्रेटेड होता है, यानी कि ये सेलिब्रेटेड कैलेंडर, यानी कि जो हिंदुओं का जो कैलेंडर है उसके अनुसार प्रत्येक वर्ष
सावन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये मनाया जाता है कब मनाया जाता है? सावन माह की पूर्णिमा के दिन सावन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और रिसेंटली ये जो दिन पड़ा था वो पड़ा था आपका 31 अगस्त को पड़ा, 31 अगस्त 2023 को। और ये पहली बार मनाया गया था, पहली बार सेलिब्रेटेड की अगर बात की है तो 1969 यानी कि 1969 में पहली बार मनाया गया था। अगर मनाने के कारण की अगर पूछे तो इसको मनाने का कारण साथ में आपको दिखता ही है। इसका जो कारण है वो है कि इस संस्कृत भाषा है उसको पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित करना एवं इसकी प्रचार प्रसार करना, ये इसका मेन कारण। अगर इसी क्वेश्चन के अन्य विकल्पों की अगर बात की जाए तो 12 अगस्त को बनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और जो आपका 19 अगस्त है, 19 अगस्त को बनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी डे। और आपका जो 29 अगस्त है उसको बनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने AAI हवाई अड्डों के विभिन्न टर्मिनल भवनों की पारंपरिक और स्थानीय वास्तुकला पर एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है? Recently, who has released a coffee table book on the traditional and vernacular architecture of various terminal building of AAI airports? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए यानी कि ज्योतिराज सिंधिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉफी टेबल बुक की कि कॉफी टेबल बुक कॉफी टेबल बुक की अगर बात की जाए तो कॉफी टेबल बुक एक ऐसी बुक है जिसके बारे में कुछ क्षेत्र विशेष के बारे में जानकारी होती है। जैसे कि आपको पता होगा बचपन में हम डायरी का उपयोग करते थे, तो जो डायरी होती थी उसके अंदर हमारे कॉलेज स्कूल के बारे में जितना भी आर्किटेक्ट बना हुआ यानी कि जितना भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जितना भी डिटेल्स है यानी कि जितना भी इंफॉर्मेशन है वो उसमें कलेक्ट किया जाता है। ठीक उसी प्रकार कॉफी टेबल बुक भी होती है जिनके अंदर उस क्षेत्र विशेष यानी कि उस बिल्डिंग की या फिर उस वो बिल्डिंग लाइब्रेरी हो सकती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो सकती है या एयरपोर्ट हो सकती है, तो उसके बारे में डिटेल में उसकी मतलब इंट्रोडक्शन होता है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन कह सकते हैं इसको, ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है। तो वो कॉफी टेबल बुक होती। जब हम किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर एक आप तो मेन्यू कार्ड मिलता है, मेन्यू चार्ट होता है, उसी की जगह एक बुक रखी होती है जिससे हमें अपना टाइम स्पेंड कर सकें। और वहाँ पर जितना जो संग्रहालय है या फिर वो रेस्टोरेंट है उसके बारे में हम जानकारी ले सकें। तो जो आपकी कॉफी टेबल बुक है वो चर्चा में इसलिए रही 15 अगस्त 2023 को ज्योतिराज सिंधिया द्वारा इसका विमोचन किया गया। इसका जो विमोचन किया गया, विमोचन ज्योतिराज सिंधिया द्वारा इसका विमोचन किया गया, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं इसे पब्लिश किया गया। और इसमें दर्शाया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो, इसमें इस चीज को दर्शाया गया है, इसमें AAI की 19 एयरपोर्ट्स के टर्मिनल हाउस को दर्शाया गया है। अगर बात की जाए टर्मिनल हाउस की, तो टर्मिनल हाउस वह स्थान होता है जब आप एयरक्राफ्ट या किसी एरोप्लेन में एयरपोर्ट से एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद एक स्थान वो आता है कि आपको जब जैसे ही आप एयरप्लेन में आप बैठने वाले होते हैं तो उससे पहले का जो क्षेत्र होता है जहाँ पर आपको टिकट दी जाती है, इंफॉर्मेशन आपकी कलेक्ट की जाती है और आपको आवश्यक जानकारी दी जाती है, तो उस क्षेत्र विशेष को हम टर्मिनल हाउस कहते हैं। और ये जो बुक है कॉफी टेबल बुक है, इसमें 19 हवाई अड्डों के बारे में विशेष चर्चा की गई है, यानी कि उसके आर्किटेक्ट्स के बारे में बताया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? Recently, PM Modi has been awarded the highest honor of which country? The Great Cross of the Order of Honor. इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए यानी कि ग्रीस। बात कर लेते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर ऑफ। अगर इस अवार्ड की अगर बात की जाए तो ग्रीस का क्या है? ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान जैसे कि अगर भारत में देखा जाए तो भारत में भारत रत्न जो है वो सर्वोच्च सम्मान है। ठीक इसी प्रकार से ग्रीस में जो सर्वोच्च सम्मान है वो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर ऑफ, ये जो सम्मान है वो सर्वोच्च सम्मान ये दिया जाता है। ये में इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। ये उन व्यक्ति विशेष अर्थात उन प्रधानमंत्रियों को दिया जाता है जिन्होंने ग्रीस की स्थिति को सुधारने में मदद की। यह जो अवार्ड है उन व्यक्ति विशेष को दिया जाता है अर्थात उन प्रधानमंत्रियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए ग्रीस की स्थिति को सुधारने में मदद की। नेक्स्ट, इसे एस्टैब्लिश किया गया था। ये आपसे पूछ सकता है कि यह अवार्ड कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो आपको बताना है 1975 यानी कि 1975 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। अगर अब बात आती है कि इस अवार्ड को आपको पहचानना कैसे है, यानी कि इसका जो आकार है यानी कि इसका जो साइज एंड शेप है वो किस तरह का है और इसमें क्या लिखा हुआ है, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, इसके सितारे के आमुख पर देवी अथरा का मुख अंकित है यानी कि देवी अथना, बाकी गॉडेस गॉड है तो देवी अथना का मुख अंकित है। इस अवार्ड पर देवी अथना का मुख अंकित है। दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो इसमें एक लाइन है जो लिखी हुई, आप उसको पढ़ के भी बोल सकते हैं, ओनली द रिचेस शुड बी ऑनर्ड। क्या है वो लाइन? ओनली वो लाइन है आप ओनली द रिचेस शुड बी ऑनर्ड, शुड बी ऑनर्ड। इसका जो अर्थ होता है वो यह होता है केवल सत्यनिष्ठ व्यक्तियों को सम्मान, यानी कि इसमें क्लियर कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों का सम्मान हो जिन्होंने वास्तविकता में ग्रीस की जो स्थिति को सुधारने में काफी मदद की। अगर चर्चा की अगर बात की जाए तो इस अवार्ड की अगर चर्चा की बात की जाए तो रिसेंटली हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो ग्रीस की यात्रा पर गए थे तो उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो 25 अगस्त 2023 को 25 अगस्त 2023 को जो वहां की प्रेसिडेंट है कातेरीना साकेला रोपोलू ने इस अवार्ड से मोदी जी को सम्मानित किया। इसलिए यह अवार्ड बहुत चर्चा में है। अगर इस अवार्ड की क्रम में देखा जाए, यात्रा की क्रम में देखा जाए, अगर इसकी सुपेंस की बात की है तो पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष बन गए, यानी कि वो ऐसे व्यक्ति बन गए पहले फॉरेनर हैं जिन्होंने इस अवार्ड को एक्वायर किया है। इसके अतिरिक्त 4 दशकों में ग्रीस का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी मोदी जी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मौजिक राइस चावल को, यानी कि जो मौजिक राइस चावल को जीआई टैग प्राप्त किया गया है?
या दिया गया है। विच स्टेट मैजिक राइस हैज रिसेंटली बीन गिविंग द जीआई टैग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए यानी कि असम। तो ये असम का चावल है जिसका नाम है चौकुवा चावल। चौकुवा चावल ये कहाँ का चावल है? असम का। इसके अगर उपनाम की अगर बात की जाए तो इसे मैजिक राइस के नाम से भी जाना जाता है। रिसेंटली ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इसने अभी जीआई टैग प्राप्त किया है। तो चर्चा की अगर बात करें तो इसने जीआई टैग प्राप्त किया है। अब बात करें जीआई टैग की, तो जीआई का जो फुल फॉर्म होता है जियोलॉजिकल इंडिकेशन होता है, यानी कि वे भोज्य पदार्थ यानी कि ऐसे पदार्थ जिनको एक ग्लोबल आइडेंटिटी प्रदान की जाती है, यानी भूगोल के क्षेत्र में। मान के चलिए जाए कोई प्रोडक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट से निकलेगा, डिस्ट्रिक्ट से निकल के एक बड़े क्षेत्र में जाएगा, राज्य में जाएगा, फिर राज्य से निकल करके वो देश में जाएंगे, देश से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय उसको जो पहचान दी जा रही है, क्रमबद्ध जो पहचान मिली है, यानी कि जो एक सतत पहचान कह सकते हैं आप उसको, जो मिली है वो जीआई टैग के थ्रू मिलती है, जिससे इसके जो ओरिजिनल प्रोडक्ट हैं वो अच्छे से बिक सके और इसके जो नकली जो प्रोडक्ट हैं उनको बैन किया जा सके। अगर इस चावल की विशेषता की अगर बात की जाए तो यह अर्ध चिपचिपा शीतकालीन चावल है। तो पहला पॉइंट इसमें आता है ये अर्ध चिपचिपा शीतकालीन चावल। दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछ सकता है कि ये किस राजवंश से संबंधित है। तो ये अहोम राजवंश से संबंधित है, यानी कि ये अहोम राजवंश का हेल्थी फूड है। अहोम राजवंश का हेल्थी फूड, हेल्थी फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाई है? Recently, which state government has increased the amount of मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन डी यानी कि उत्तर प्रदेश। अब बात की जाए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की अगर बात की जाए तो ये चर्चा में इसलिए रही कि इसकी राशि को बढ़ा दिया गया। सबसे पहले जानते हैं कि ये है क्या। यह योजना है जो बेटियों को उनके सपने को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो इसका उद्देश्य है वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी कि बेटियों वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना है। अगर इसमें इंस्टॉलमेंट की बात की जाए तो जन्म के समय ही आपको 5,000 रुपये की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपके जो बच्चे के पेरेंट्स होंगे उसके खाते में प्रोवाइड हो जाती। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अगर बात की जाए तो 5,000 रुपीज है जो आपको जन्म के बाद जो इसके गार्जियंस होंगे पेरेंट्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। पेरेंट्स की जो अकाउंट होगा उसमें ट्रांसफर हो जाती है। ये चर्चा में इसलिए आई क्योंकि इसके अमाउंट में वृद्धि कर रही है। अगर पहले अमाउंट की अगर बात की जाए 15,000 रुपये था और अब हो गया है 25,000 रुपये, यानी कि जो अमाउंट है वो 10,000 रुपये अब इन्होंने बढ़ा दिया है। अन्य विकल्प की अगर बात की जाए तो लाडली बहना योजना है वो मध्य प्रदेश की है, और छत्तीसगढ़ के संबंध में देखा जाए तो कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ की है, और गुजरात के संबंध में देखा जाए तो वतन प्रेम जो योजना है वो गुजरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के परमाणु संयंत्र ने प्रशांत महासागर में पानी छोड़ना शुरू कर दिया है? रिसेंटली विच कंट्री न्यूक्लियर प्लांट्स स्टार्टेड
रिलीजिंग वाटर इनटू द पैसिफिक ओशन। इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए यानी कि जापान ने किया। अब बात करें फुकुशिमा। फुकुशिमा क्या है? फुकुशिमा फुकुशिमा की अगर बात की तो ये जापान का पावर प्लांट, जापान का क्या है? पावर प्लांट। ये चर्चा में इसलिए रहा, ये अगर चर्चा में पूछा जाए ये चर्चा में क्यों रहा, ये इसलिए रहा है क्योंकि इसने अपने रेडियो एक्टिव वाटर को प्रशांत ओशन में रिलीज किया है। तो पहला पॉइंट इसमें चर्चा पे है, इसमें जो रेडियो एक्टिव वाटर को पैसिफिक ओशन में यानी कि प्रशांत महासागर में रिलीज किया है, इसलिए चर्चा में। अगर इसका मेन कॉज देखा जाए, मेन कारण देखा जाए तो 2011 में आए भूकंप और सुनामी के बाद फुकुशिमा दाइची सुविधा की 3 रिएक्टर प्रभावित हुए थे। इस घटना के बाद जो मेल्ट फ्यूल था यानी कि जो पिघला हुआ इनका जो ईंधन था उसको ठंडा करने के लिए श्रमिकों ने क्या किया? रिएक्टरों में समुद्री पानी को भर दिया। वर्तमान में अगर संग्रहित क्षमता देखी जाए तो 1000 से अधिक टैंकों में लगभग 350 मिलियन गैलन पानी, इतना पानी वहां पर उपलब्ध है जिसको इन्होंने अपने टैंकों में सुरक्षित रखा हुआ है। हालांकि सभी टैंक अब लगभग भर चुके हैं। अगर देखा जाए तो सारे जो टैंक हैं वो अब लगभग भर चुके हैं। तो परमाणु जो स्थल है अधिक टैंक रखने में असमर्थ है, यानी कि नॉट कैपेबल। रिसेंटली जो है वो परमाणु संयंत्र वो नॉट कैपेबल है, यानी कि उनको पानी को स्टोर कर ले। तो इसलिए वो पानी को अपना जो समुद्र है, जो उसका पैसिफिक ओशन जो प्रशांत महासागर लगता है उसकी बात थी, तो पानी छोड़ने की जो अनुमति मिली, ये सबसे मेजर पॉइंट है। इसमें ये पूछ सकते हैं आपसे कि इसको पानी छोड़ने की अनुमति किसके द्वारा मिली, यानी कि जो परमिशन मिली है। और वाटर रिलीज परमिशन, वाटर रिलीज की अगर परमिशन की अगर बात की जाए तो वाटर रिलीज की परमिशन मिली है संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था। किससे मिली? संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के द्वारा इन्हें वाटर को प्रशांत महासागर में छोड़ने की अनुमति मिली। जब इन्होंने पानी को छोड़ा समुद्र के अंतर्गत तो धीरे धीरे ये जानकारी फैल गई सभी अन्य देशों में। तो इसका कुछ देशों ने विरोध किया जिसमें प्रमुख आता है चीन। हालांकि जो जापान की गवर्नमेंट है उसने ये बताया है कि जो वाटर जो इन्होंने रिलीज किया है वो एनवायरनमेंट के लिए इतना नेगेटिव नहीं है, यानी कि एनवायरनमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा। हालांकि चीन ने इस संबंध में इनका विरोध जताया है और कहा है कि चीन ने जापान के सी फूड को बैन कर दिया, यानी कि उन्होंने जापान का जो फूड उनके यहाँ आता था उसको उन्होंने पूरी तरह से समुद्री फूड को बैन कर दिया है। हालांकि जो गवर्नमेंट है वो इस बात को कह रही है कि इससे रेडियो एक्टिव जो वाटर है इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अगर रेडियो एक्टिव कोई भी चीज हो उसका थोड़ा बहुत नॉर्मल इफेक्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 25 अगस्त को 31,000 स्कूलों में नाश्ता योजना का द्वितीय चरण शुरू किया गया? Recently, which state government started second phase of breakfast scheme in 31,000 schools on 25th अगस्त? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी यानी कि तमिलनाडु। अब बात करते हैं नाश्ता योजना की बात। नाश्ता योजना यानी कि ब्रेकफास्ट स्कीम की बात करें तो इसे 25 अगस्त को तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन ने नागपट्टिनम जिले की थिरुक्कुवलाई में एक पंचायत स्कूल से इस योजना के द्वितीय चरण को स्टार्ट किया। तो इसको स्टार्ट किया गया है। तो नाश्ता योजना की अगर बात की जाए तो इसका सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ है और ये स्टार्ट हुआ है आपका तमिलनाडु के नागपट्टिनम
जिलेगी, थिरुक्कुवलाई, थिरुक्कुवलाई, थिरुक्कुवलाई पंचायत, थिरुक्कुवलाई के पंचायती स्कूल से सीखना को स्टार्ट किया गया। अगर इसके लाभान्वित की अगर बात की जाए तो इसके बेनिफिशियरी की अगर बात की जाए और बेनिफिशियरी रहेंगे इसमें, यानी इसका लाभ किन बच्चों को मिलेगा, तो क्लास फर्स्ट से लेकर के 5th तक के जितने भी बच्चे हैं वो उसके अंदर काउंट किए जाएंगे। लगभग 17 लाख से अधिक विद्यार्थी इसमें शामिल। अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए, इसका जो मेन मोटिव है, उद्देश्य की अगर बात की जाए तो इसमें जो सरकारी स्कूल्स हैं उनके में जो बच्चों के जो नामांकन है, जो रजिस्ट्रेशन है, उसको बढ़ाना है किसी तरह से, यानी कि अधिक से अधिक जो बच्चे हैं वो इस तरह के विद्यालय में आए। तो रजिस्ट्रेशन जो है या नामांकन में वृद्धि की बात की गई, नामांकन वृद्धि की बात की गई। अगर इस स्कीम की विशेषता की बात की जाए, हर स्कीम की अपनी एक विशेषता होती है। इसकी अगर विशेषता की बात की जाए तो इसमें विशेषता में सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि सभी स्कूलों में एवरीडे हेल्थी फूड की बात की गई है। हेल्थी फूड ऐसे ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट पॉइंट अगर इसमें बात करें तो मीडियम में लगभग 13 प्रोडक्ट इन्होंने, यानी कि 13 फूड इन्होंने शामिल किए। और जो तमिलनाडु में मध्याह्न भोजन योजना थी वो लागू हुई थी 1956 में। नाश्ता योजना का जो पहला चरण था वो 2022 में शुरू किया गया है। अगर इसके पहले चरण की अगर बात की जाए तो फर्स्ट फेज की अगर बात की जाए तो 2022 में स्टार्ट किया गया। इसका इम्पैक्ट ये बना था, इससे लगभग 40% उपस्थिति में सुधार हुआ था, यानी कि 40% प्रेजेंट सुधार हुआ, यानी कि जो 100% मान के चलिएगा बच्चे थे जिनमें से 40% जो हाजिरी थी वो इसमें ग्रोथ देखी गई 40%। चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी कोई गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है, जो आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बूस्ट योर नॉलेज फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।